तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे जो है स्थैतिक घर्षण के नियम। स्थैतिक घर्षण के नियम को देखने से पहले, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा स्थैतिक घर्षण क्या है इसको याद करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने आपको पिछले टॉपिक के अंतर्गत बताया था। तो चलिए सबसे पहले हम पिछले टॉपिक के अंतर्गत जो ग्राफ की सहायता से स्थैतिक घर्षण को समझाया था वहाँ पे आते हैं। तो स्थैतिक घर्षण को हमने इस ग्राफ की सहायता से आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब पिंड स्थिर अवस्था में होता है तो उस स्थिति के अंतर्गत लगने वाला जो घर्षण बल है उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण। अब इसको हमने आपको बताया था कि अगर कोई पिंड है, हम घर्षण बल जो लग रहा बल है उसको हम लगा रहे हैं एक लकड़ी के ब्लॉक को एग्जाम्पल के रूप में। हमने आपको बताया था कि वो लकड़ी का पिंड अब मान लीजिए कि मेज पे रखा हुआ है और वहाँ पे एक बल हम लगा रहे हैं, बल लगा करके खींच रहे हैं। और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि 5 न्यूटन का हम बल लगा रहे हैं, तो उसी के सापेक्ष हमें घर्षण बल प्राप्त होता है उसी के अनुपात में। और फिर उसी प्रकार अगर हम लग रहा बल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो उसी अनुपात में फिर घर्षण बल जो है वो भी बढ़ता है। इसी तरीके से घर्षण बल बढ़ेगा, लग रहा बल बढ़ेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पे जो पिंड है वो बस चलने ही वाला होगा, अर्थात वो स्थिर अवस्था से गतिज अवस्था में आने वाला होगा। तो उसको हमने आपको बताया था कि वो जो होता है वो होता है सीमांत संतुलन की स्थिति होती है। उसके बाद जो पिंड है वो गतिशील अवस्था में आ जाता है। तो जब तक घर्षण बल जब तक हम बल लगा रहे होंगे और घर्षण बल एक अनुपात में बढ़ता हुआ चलेगा, उस स्थिति तक जो पिंड है वो स्थिर अवस्था में बना रहेगा। तो उसके विपरीत में जो घर्षण बल कार्य कर रहा होगा उसे हम स्थैतिक घर्षण के नाम से जानते हैं। तो जब हम स्थैतिक घर्षण को, अब आपको परिभाषा के माध्यम से याद हो चुका होगा, तो अब हम इसके नियम जो हैं स्थैतिक घर्षण के क्या क्या नियम हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नियम जो है वो कहता है कि घर्षण बल हमेशा उस दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में पिंड गति करता है। तो ये घर्षण के जो भी नियम होंगे वहाँ पे ये वाला नियम जो है वो जरूर लगेगा कि जैसे कि हम लकड़ी के ब्लॉक वाला एग्जाम्पल जो है उसी की सहायता से इसको समझेंगे कि अगर वो मान लीजिए मेज के ऊपर रखा हुआ है और एक बल P लगा करके हम खींच रहे हैं, दाहिनी तरफ बल लगा रहे हैं, तो विपरीत दिशा में बाईं तरफ घर्षण बल कार्य करेगा। तो ये वही कह रहा है कि घर्षण बल जो है वो हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में पिंड गति करता है। तो ये पहला नियम है। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि जो घर्षण बल है, घर्षण बल समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के। इसका मतलब हुआ कि अगर हम घर्षण बल को F से डिनोट करें, चूंकि ये हम स्थैतिक के लिए पढ़ रहे हैं तो इसको हम इंग्लिश में स्टैटिक कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे FS लिखेंगे इसको। और ये समानुपाती का चिन्ह ऐसे ही रहेगा। अभिलंब प्रतिक्रिया को हम R से डिनोट करते हैं तो R, और इसके लिए हम यस लगाएंगे फिर से। अब जब हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू मिलेगा, इसको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो एफ एस बराबर म्यू एस हो जाएगा, ये आर एस हो जाएगा। तो इसको हम गणितीय रूप में अगर लिखना चाहें जो दूसरा नियम है तो उसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। घर्षण बल जो है वो अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि घर्षण बल संपर्क में आने वाले पृष्ठों या सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये है, इसको भी हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रबर की सतह है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं, ऊपर हमारे पास मान लीजिए रबर की सतह हो गई और एक हमारे पास ये हो गया, बीच में हम इसको मान रहे हैं माध्यम, और फिर नीचे वाला जो है ये रखा हुआ है और नीचे हमको मान लीजिए कि एक कंक्रीट की सतह है। इसको हम दूसरे कलर से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये कंक्रीट की सतह हो गई, ठीक है। तो जब रबर वाली सतह है, मान लीजिए कि
ये हमारा जो कंक्रीट का सतह हो गया, इसको हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर दे रहे हैं। ये हमारी कंक्रीट की सतह हो गई, और इस कंक्रीट की सतह के ऊपर एक रबर, जो मान लीजिए आप जो रबर से आप मिटाते हैं वही वाला अगर रबर हम लेकर के चले, तो वो रबर यहाँ पे रखा हुआ है, ये छोटा सा। तो जब हम इसे बल लगा करके खींचेंगे इधर पी, और तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन उत्पन्न होगा, जो घर्षण उत्पन्न होगा, वो क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे घर्षण बल कंक्रीट की सतह पर और रबर की सतह की तुलना में घर्षण बल यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं घर्षण बल ज़्यादा। अब यहाँ पे सतह जो है उससे जो है वो रबर की सतह और जो कंक्रीट की सतह है, इन दोनों की प्रकृति, नेचर क्या है उसकी, उससे घर्षण बल जो है वो प्रभावित हो रहा है। अब इसी को हम एक दूसरा एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम एक बर्फ़ का टुकड़ा लेते हैं, और जो ये हमने आपको रबर बताया था, मान लीजिए कि आप फ्रिज में उसी आकार का जो बर्फ़ है वो आप बनाए हुए हैं। तो एक बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर है और नीचे हमारे पास एक स्टील की सतह है, स्टील की सतह। जब हम बर्फ के टुकड़े को बल लगा करके खींचेंगे तो यहाँ पे जो घर्षण बल उत्पन्न होगा, ये घर्षण बल कंक्रीट की सतह और रबर की जो सतह है उसके बीच जो घर्षण होगा उसकी तुलना में कम होगा। तो यहाँ पे घर्षण बल कम होगा। तो यही बात इस नियम में कह रहा है कि जो सतहें होंगी उससे जो घर्षण बल है वो प्रभावित होगा। चौथा नियम कहता है कि घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल और आकार से स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को देखेंगे कि क्षेत्रफल और आकार। तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। इसके लिए हम एक किताब का एग्जाम्पल लेंगे और उसकी सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास एक बुक है, और इस बुक का हम ये वाला जो सतह है, देखिए ये वाला जो इसकी चौड़ाई और ये जो लंबाई है, इसके अनुदिश हम इसको कुछ इस तरीके से मेज पर रख दिए हैं। अब जब हम मेज पर कुछ इस तरीके से रखे हैं और यहाँ पे एक बल लगाकर जब इसे खींच रहे हैं, तो संपर्क सतह इसकी ये वाली हो गई। तो ये संपर्क सतह जब हम इसको बल लगा करके ऐसे खींचेंगे, तो जो घर्षण बल मेज और इस किताब की इस वाली सतह के बीच में कार्य करेगा, वो घर्षण बल अगर इसी किताब को जब हम कुछ इस तरीके से रखते हैं, अर्थात इसकी मोटाई और लंबाई के अनुदिश जब रखते हैं, तो ये वाला जो क्षेत्रफल है इसके अनुदिश रख करके हम जब यहाँ से कुछ इस तरीके से खींचेंगे इसको, तब जो घर्षण बल कार्य करेगा, दोनों स्थितियों में घर्षण बल जो है वो बराबर होगा, ऐसा हम मान करके चलते हैं। लेकिन रियल लाइफ के अंतर्गत जब हम देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि प्रश्नों को हल करने के लिए हम एक आदर्श रूप मान करके चलते हैं, उसका हम आइडियलाइजेशन करते हैं और उसके बाद हम नियम बनाते हैं ताकि हमें जो प्रश्न होंगे उनको हल करने में आसानी हो। तो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि घर्षण बल संपर्क सतहों का जो क्षेत्रफल होगा उससे स्वतंत्र होता है, अर्थात उसका जो है प्रभाव उस पर नहीं होता है या बराबर होता है। तो ये नियम है, ये कुछ 4 नियम जो आते हैं स्थैतिक घर्षण के नियम के अंतर्गत। आपको जो सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है वो स्थैतिक घर्षण के नियम के बारे में ही पढ़ना है। इसके बाद लेकिन फिर भी हमने आपको एक्स्ट्रा रूप में बताया है कि गतिज घर्षण के नियम क्या होंगे, तो आप इसको भी देख लीजिए। और यहाँ पे जो नियम है ये दोनों, पहला और जो दूसरा है, वो बिल्कुल स्थैतिक घर्षण के नियम से ही मिलता है। तो यहाँ पे भी जैसे कि हमने आपको बताया था पहले नियम के अंतर्गत कि जब भी घर्षण बल होगा तो वहाँ पे ये पहला जो नियम है वो हमेशा कार्य करेगा कि घर्षण बल हमेशा कोई भी पिंड पर जो बल लगा करके हम उसे खींचेंगे उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा। तो वो पहला नियम गतिज घर्षण के अंतर्गत भी आता है। और जो घर्षण बल दो संपर्क सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको बताया था कि घर्षण बल समानुपाती होता है अभिलंब प्रतिक्रिया के। तो यहाँ पे भी हम अगर उसको लिखना चाहेंगे तो उसी तरीके से लिखेंगे कि घर्षण बल जो है वो समानुपाती होता है किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया के।
तो इसको हम लिखना चाहें तो यहाँ पे जो आएगा हमारे पास गतिज घर्षण, तो इसको हम K से डिनोट करते हैं। इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसलिए हम यहाँ पे K लेंगे। तो F K समानुपाती होगा किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया R K के। अब जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो F K बराबर म्यू K इंटू आर के हो जाएगा। तो ये दूसरा नियम कहता है। चूँकि हमने यहाँ पे आपको बताना हम यहाँ पे भूल गए कि जो गतिज घर्षण है, जब पिंड सीमांत अवस्था के बाद की स्थिति में, जब जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं इस ग्राफ में, जो यहाँ पे है ये देखिए, ये सीमांत अवस्था के बाद जब पिंड गतिशील अवस्था में आ जाता है तो ये गतिज स्थिति में लगने वाला घर्षण बल कहलाता है गतिज घर्षण। तो अब हम तीसरा नियम कहता है कि गतिज घर्षण बल का परिमाण दो सतहों के बीच अभिलंब प्रतिक्रिया के लिए एक स्थिर अनुपात रखता है, लेकिन सीमांत घर्षण के मामले में यह अनुपात थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ये म्यू के का जो मान है, यह म्यू के का मान क्या होता है, जो हमने पिछला घर्षण का नियम देखा था उसके अंतर्गत जो हमने लिया था म्यू यस के मान से कम होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। और इसका जो इफेक्ट होगा वो ये होगा कि अगर कोई पिंड है उसको हम अगर खींच रहे हैं, उसको गतिशील अवस्था में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम उसको गतिशील अवस्था में अभी लाने की कोशिश ही कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि गतिशील अवस्था में लाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जैसे ही अगर वो पिंड गतिशील अवस्था में आ जाता है तो उसकी गतिशील अवस्था को बनाए रखना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, और जो चौथा नियम है वो कहता है कि मध्यम गति के लिए घर्षण बल स्थिर रहता है, लेकिन गति बढ़ने के साथ यह थोड़ा सा कम हो जाता है। ये भी नियम जो है ये इसी से अभी जो हमने बताया उसी से कुछ आपको यहाँ पे भी समानता दिखेगी, जो कि है इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से, दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने टीवी में या बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि लोग समुद्र की लहरों पर स्लाइडिंग करते हैं। जब हम स्लाइडिंग करते हैं तो वहाँ पे हमें पाते हैं कि जब शुरू में हम स्लाइडिंग स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें उस उतनी रफ्तार नहीं मिल पाती है, क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल जो होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। तो जब वहाँ पे घर्षण बल अधिक होता है, लेकिन थोड़े समय के बाद हम जब स्टार्ट करते हैं उसके बाद जब हम एक गति पकड़ लेते हैं, तो जब हम गति पकड़ लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि घर्षण बल जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाते हैं, हमारी जो स्पीड है वो तीव्र होती जाती है। और इसका कारण क्या है कि जैसे ही गति बढ़ेगी घर्षण बल जो है वो एक कांस्टेंट रूप में आता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि मध्यम गति के लिए जब हम गति बना लेते हैं तो घर्षण बल जो है वो स्थिर हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि मध्यम गति के लिए घर्षण बल जो है शुरू में स्थिर रहता है, वहाँ पे हमें ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही हमारी गति बढ़ती है, जैसे ही हम स्लाइडिंग के समय और गति को अपनी बढ़ाते हैं, घर्षण बल जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि स्लाइडिंग के दौरान शुरू में अधिक घर्षण बल लगता है जबकि स्पीड तेज होने के बाद, तीव्र लिख दीजिए इसको, स्पीड तीव्र होने के साथ ही
घर्षण बल कम हो जाता है। ठीक है,